पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय जनता दल को एक भी सीट नहीं आया था तो बहुत माखौल उड़ा था और खिल्ली उड़ाई गई थी, क्योंकि दावा किया जाता है कि 33% MY का वोट है जिसे लालू प्रसाद ने सेट कर दिया है। 2024 का चुनाव आ गया और फिर खेल उसी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। लालू प्रसाद फ्रेम में हैं और लालू प्रसाद के फ्रेम में होने से ही 1-2% वोटों का इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। खेल समझिए मैं आज यही लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि एक तरफ दावा है कि 40 की 40 सीटें जीत करके NDA यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी। पिछली बार 39 था, एक वो बचा हुआ जो सीट है उसके लिए भी ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिसको लेकर के आप अगर चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि कछुए और खरहे की दौड़ हुई थी, उस दौड़ में जीता कौन था। देखने में अगर कागज़ पे देखें, आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो आपको नज़र आ जाएगा सीधी तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, क्योंकि उसके पास इन MY समीकरण के 33% वोटों के अलावे बाकी के सारे वोट हैं। अब उन वोटों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का दावा तो मजबूत बनता है, लेकिन लालू प्रसाद जो पैंतरा कर रहे हैं, अगर ये जानते हुए भी कि लड़ाई उनकी उस 57-58% लोगों से है, तो ऐसी स्थिति में आखिर वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, उस इंडिया ब्लॉक में वो सीट शेयरिंग के समझौते को इतना उलझा करके रखे हुए हैं? क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? क्या कांग्रेस और वाम दल भड़क जाएंगे तो लालू प्रसाद अकेले दम पर ये चुनाव जीतेंगे? और जो दावे कर रहे हैं कि NDA को खाली हाथ यहाँ से बिहार से भेजेंगे, वो पूरा हो पाएगा? देखिए, लड़ाई का एक अलग नज़रिया है और अंततः वोट किसे करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी को वोट करना है, किस आधार पर आप वोट करते हैं ये भी आपको पता है, और उस वोट का आधार जो होता है वो कहीं ना कहीं जाति से जरूर जुड़ता है। तो अगर इस तरह का व्यवहार लालू प्रसाद कर रहे हैं तो इसके पीछे की रणनीति उनकी क्या है? क्या इस रणनीति को समझाने में वो कांग्रेस को और वाम दलों को सफल हो गए हैं? जब ये खबर आप देख रहे होंगे उससे कुछ घंटों के बाद ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जहां बहुत सारी बातें खुल करके आपके सामने आ जाएंगी। हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से जो दिल्ली से हवा के साथ हमारे पास खबरें आई हैं, उन खबरों के मुताबिक फैसला हो चुका है और इस फैसले के तहत 3 सीटें CPIML को, 1 सीट CPI को और 1 सीट CPM को दी गई है। यानी 5 सीटें उधर दी गई हैं और 9 सीटों पे कांग्रेस राजी हो गई है। ये कौन कौन सी सीटें हैं ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इन सीटों को बताने के साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और हम आखिर कह क्यों रहे हैं कि नीतीश के लिए लालू ने फील्डिंग सेट कर दिया है। और ये फील्डिंग सेट किया है तो 9 सीटों पे पहले ही रिजल्ट भी आउट हो गया है। इसके 3 पहलू हैं। पहला, लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जिन 9 सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं वो है किसके पास? तो नीतीश कुमार के पास। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लड़ाई है, उस लड़ाई से राष्ट्रीय जनता दल ने अलग अपना एक प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लड़ाई होनी है तो वो तो होनी ही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को अपने हिसाब से उसने ट्रांसफ़र कर लिया है। इस बार ओवैसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम करना कहा जा रहा है कि बंद कर देगा, क्योंकि इस बार बातें कुछ दूसरी हो रही हैं और ओवैसी के फैक्टर को पूरी तरह से खास करके एक समाज ने नकार दिया है, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत सारी बातें जो हैं वो दांव पर लगी हुई हैं। भावनाओं की बात अगर करें तो आप जानते हैं कि ये मुस्लिम समाज एकजुट रहता है, हमारे तरह या फिर हिंदू के तरह वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ नहीं है। हालांकि भीतर से देखने में सब कुछ लगता है, लेकिन 2 खेमे में बटे हुए हैं।
वो दोनों ही खेमे, चाहे उनके भीतर सवर्ण हो, जातीय जो भी आंकड़े सेट किए जा रहे हों, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक होकर के सिर्फ मुसलमान रहते हैं। लेकिन हिंदुओं की बात करते हैं तो वो हिंदू होते हुए भी अलग अलग खाने में बटे हुए हैं, जिसका फ़ायदा हमेशा उठता रहा है। और यही कारण है कि अयोग्य व्यक्ति भी अपनी जातीय गणना के आधार पर और जातीय जमाबंदी गोलबंदी के आधार पर सत्ता का सुख भोगता रहा है। ऐसा ही कहा जा रहा है कि यादव समाज भी है जो ओबीसी में 14% है, और ये 14% लालू प्रसाद का समर्थन करता है और उनका सबसे मजबूत वोट बैंक है। इस वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होती है। यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समाज को दूर करके रखती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में कई सीटें यादव समाज को दी गई हैं, तो उसके पीछे का भी रणनीति आप समझ रहे हैं। जीतते भी आ रहे हैं, जहां एक तरफ लालू प्रसाद की बेटी रामकृपाल यादव से हार जाती हो, वहां ये कहना कि लालू प्रसाद के पास 33-34% वोट है, बेमानी लगती है। वहीं अगर बात करें तो मधेपुरा, जिसको यादवों का गढ़ कहा जाता है, वहां भी लगभग यही स्थिति है। बात सारण की करें तो वहाँ भी लगभग यही स्थिति रहती है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और वहाँ से मात खा चुके हैं। कमोबेश अगर देखा जाए तो मधेपुरा में जीत हार का आंकड़ा होता रहा है। लेकिन हम जिस बात को लेकर के आपके सामने आए हैं, जो समझौते नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से लालू प्रसाद ने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया है, इसमें नीतीश कुमार टारगेट पर हैं और नीतीश कुमार को हराने के लिए, नीतीश कुमार को 9 सीटों पे मात देने के लिए, जिसका रिजल्ट पहले से ही अपने हाथ में लेकर के रखे हुए हैं लालू प्रसाद, वो साफ साफ नज़र आता है। किशनगंज की लड़ाई आपको याद होगी 2019 में। इस लड़ाई में AIMIM ने एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया था, जिसमें ये लग रहा था कि यहाँ भी रिजल्ट बदल जाएगा। जैसे अररिया में आपने देखा कि एक तरफा हो गया वोट, पूरा मुस्लिम समाज, यादव समाज चाह करके भी प्रदीप कुमार को वहाँ हरा नहीं पाया। इस बार जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें कोसी और सीमांचल की बात करें, मिथिलांचल की बात करें, तो कई क्षेत्र हैं जिसमें साफ नज़र आ रहा होगा आपको कि यहाँ एक छत्र राज अभी तक कर रहे हैं 2019 के चुनाव के मुताबिक नीतीश कुमार यहाँ के अधिकांश सीटों को जीत करके आए थे। अगर बात करें कोसी के क्षेत्रों की तो सुपौल और मधेपुरा, इन दोनों सीटों पर नीतीश कुमार का कब्जा है और ये दोनों ही सीट इस बार अपने खाते में रखना चाहती है महागठबंधन। जो सीट शेयरिंग का समझौता हुआ है उसके तहत जो हमें जानकारी मिली है, उसमें सुपौल की सीट इस बार सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनने वाली है और संभावित है कि यहाँ से, पूर्णिया से नहीं लड़े हैं तो पप्पू यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ मेहता यहाँ मजबूत दावेदारी रखते हैं। कहा तो ये जा रहा था कि इनको कोई भी दल अपने टिकट पे लड़ाने के लिए ललायित है, तैयारी कर रहा है, इनसे संपर्क कर रहा है। लेकिन अब जबकि पूर्णिया में मामला फंस गया है तो सुपौल में पप्पू यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अंतिम समय में ये फैसला हो सकता है। तो यहाँ आपको पता होगा कि जब सुपौल में बैद्यनाथ मेहता सामने होंगे और दिलेश्वर कामत से लड़ाई होगी तो बैद्यनाथ मेहता दिलेश्वर कामत के वोटों को ही काटेंगे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के घटक दल के साथ ही रहे हैं। एक मजबूत, कहा जाए तो वो पदाधिकारी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। बात अगर मधेपुरा की करें तो मधेपुरा में भी लड़ाई, जब पप्पू यादव को यहाँ सीट मिलेगा तो यादव वोटों का एक जगह ध्रुवीकरण कराने की बात हो रही है और इस प्रभाव को MY के समीकरण के साथ जो कांग्रेस का कोर वोटर होगा, वाम दलों का कोर वोटर होगा, उसे एकजुट करके इस 33% को बढ़ा करके 40% करने की प्लानिंग चल रही है और यहाँ भी कहीं ना कहीं प्लान बन रहा है। इसके अलावा सीमांचल की बात करें तो कटिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीते हुए हैं 2019 में। अब जो वर्तमान स्थिति है कि एक बार फिर से यहाँ से तारिक अनवर खड़ा होंगे। परिणाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ लड़ाई कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है तारिक अनवर की, क्योंकि कटिहार में
दुलाल चंद गोस्वामी ने जो काम किया है वो काम खुद बोल रहा है। ऐसी स्थिति में जो अधूरे काम है उसे पूरा करने के लिए एक मौका उन्हें कटिहार की जनता देना चाहती है। बात पूर्णिया की करें तो पूर्णिया में एंटी इनकम्बेंसी जरूर लागू है, और एंटी इनकम्बेंसी इस तरह की है कि संतोष कुशवाहा अपने क्षेत्र के लोगों से ही परेशान है। कई लोगों का तो विरोध भी हो रहा है। यहाँ बीमा भारती को उतार करके एक खास वर्ग के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है लालू प्रसाद ने, और इस दांव में वो सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा महिला के साथ साथ लोगों को उम्मीद है कि अगर ये सीट लूज कर जाती है एनडीए तो यहाँ के लोगों के लिए काम होगा, और पूर्णिया एक बार फिर से जो उसकी इच्छा है, पूर्णिया का डिमांड है, वो पूरा होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में पूर्णिया एक बार फिर से काम के आधार पर वोट कर सके। और यही कारण है कि यहाँ भी एक दांव बड़ा खेला है लालू प्रसाद ने। अररिया की बात करें तो यहाँ पिछली बार प्रदीप कुमार जीत करके आए थे, लेकिन इस बार यहाँ भी समीकरण साधने की पूरी तैयारी चल रही है, और ये पहले से ही प्रचारित किया जा रहा है कि अररिया में MY समीकरण, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों की आबादी अधिक है और वही फैसला करते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में ये समीकरण काम नहीं किया था, ध्वस्त हो गया था, और यहाँ से प्रदीप कुमार जीत करके आए थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इसके अलावा बात करें किशनगंज की तो ये सीट आपको पता है कि कांग्रेस के पास है, और इस सीट पर इस बार लालू प्रसाद भी अपना जोर आजमाए हुए हैं कि ये सीट हर हाल में महागठबंधन के पास जाए। बात मिथिलांचल की करें तो झंझारपुर की सीट पर भी नज़र है लालू प्रसाद की। वहीं दरभंगा के लिए भी उन्होंने उम्मीदवार खोज लिया है, तो मधुबनी के लिए भी उनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में इन 9 सीटों का अगर आकलन किया जाए तो 9 सीटों में अधिकांश सीटों पर दबाव महागठबंधन का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अगर पप्पू यादव मान जाते हैं तो उनका फैक्टर भी काम करेगा। ये बात आप मान के चलिए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने जो कई लोगों को हाशिए पर रखा है, कई लोगों को कहा जा रहा है कि उनके कैरियर तबाह हो रहे हैं, कई लोगों ने उम्मीद जता के रखी थी, उन सभी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कांग्रेस आगे क्या करेगी ये अलग बात है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार 16 सीटें जैसे 2019 में जिता करके ले आए थे वैसे जिता के ले आएंगे तो शायद ये उसकी भूल हो सकती है। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि युद्ध में दुश्मन को चाहे जितना भी देखने में कमज़ोर लग रहा हो, कमज़ोर समझना नहीं चाहिए। लालू प्रसाद ने कमान अपने हाथ में लिया है और सारे फैसले वो खुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि खूंटा पर खूब फौंक रही थी कांग्रेस, लेकिन कुछ नहीं किया। आस्ते से वो सुआ लिया, उसमें डोरी पहनाया और नाक में नाथ दिया, नाथ पकड़ लिया। तिलमिलाती रह गई कांग्रेस, कुछ नहीं हो पाया। अंततः कांग्रेस को लालू प्रसाद के फॉर्मूले पर ही अपना हार मान करके या कहा जाए समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दूसरी तरफ वाम दल जो डिमांड कर रहे थे उन्हें वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के लालू प्रसाद ने दे दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिहार में 40 सीटों का जो ये जंग है, युद्ध है, जब रिंग में पहलवान उतरने शुरू हो चुके हैं तो इसकी रिजल्ट क्या होगा ये पहले से ही आकलन होना शुरू हो चुका है। इन 9 सीटों के अलावे जो और भी सीटें हैं उन सीटों पर भी हम आकलन आपको करके बताएंगे। बाकी जो सीटें बच गई हैं नीतीश कुमार के खेमे की, उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल की इन 9 सीटों पर लालू प्रसाद ने, जिनमें से अधिकांश सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, उन पर अपना दबदबा बना लिया है और कहीं ना कहीं ये लड़ाई मजबूत और कड़ी होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ तेजस्वी यादव का 17 साल बनाम 17 महीने वाला फैक्टर काम करता है कि फिर ध्वस्त हो जाता है। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार भारत लाइव पे जारी रहेंगी। हमारी टीम कई क्षेत्रों का दौरा कर रही है, उसके सर्वे रिपोर्ट भी हम आपको जल्दी ही पहुंचाएंगे। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।